18.1 परिचय। इस अनुभाग में हम एक और तरीका तलाशेंगे जिसमें प्रवासी एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इस बार यह इंटरनेट या साइबरस्पेस के माध्यम से है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, आधुनिक दुनिया के वैश्वीकरण ने लोगों के लिए समय और स्थान पर संचार करने के लिए दूरसंचार और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना आसान बना दिया है। डिजिटल संचार व्यक्तिगत संचार से भिन्न होता है, जो एक ही भौतिक स्थान पर होता है। इस इकाई में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि साइबरस्पेस और आभासी समुदायों से हमारा क्या मतलब है और क्या ऐसे समुदाय मौजूद हो सकते हैं। हम ऑनलाइन और साइबर दुनिया के साथ भारतीय प्रवासियों के संबंधों को भी देखेंगे, वे कैसे बातचीत करते हैं और अपने कार्यों के माध्यम से समुदाय की भावना को व्यक्त करते हैं। इन अवधारणाओं और घटनाओं को समझने के लिए हम इस क्षेत्र में प्रासंगिक साहित्य का पता लगाएंगे। 18.2 साइबरस्पेस को परिभाषित करना। डेविड विटल साइबरस्पेस के विचार की उत्पत्ति का पता एल्विन टॉफलर की पुस्तक फ्यूचर शॉक से लगाते हैं। विटल बताते हैं कि जबकि साइबरस्पेस शब्द का श्रेय अक्सर विज्ञान कथा पुस्तक न्यूरोमैंसर के लेखक विलियम गिब्सन को दिया जाता है, गिब्सन स्वयं शॉकवेव राइडर के लेखक जॉन ब्रूनर को श्रेय देते हैं, जो बदले में एल्विन को श्रेय देते हैं। साइबरस्पेस की अवधारणा को पेश करने के लिए टॉफलर, विटल, 1996। बॉक्स 18.1 साइबरस्पेस क्या है? द वर्ल्ड वाइड वेब अनलीशेड के दूसरे संस्करण में जॉन दिसंबर और नील रांडेल ने साइबरस्पेस का अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या दी है। साइबरस्पेस वह मानसिक तस्वीर है जो तब बनती है जब आप संचार करने और जानकारी खोजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यह शब्द सबसे पहले विज्ञान कथा लेखक विलियम गिब्सन द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने अपने उपन्यासों में ज्वलंत कंप्यूटर आधारित दुनिया का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग किया। इन दुनियाओं में लोग सूचना और सेवाओं से भरे एक समृद्ध दृश्य वैश्विक नेटवर्क का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आज साइबरस्पेस शब्द का उपयोग उन अनुभवों की पूरी श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोगों को तब प्राप्त होते हैं जब वे चीजों को देखने, दूसरों से बात करने, बातचीत करने और जानकारी खोजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। 1995, 328। इस बारे में भ्रम और अनिश्चितता की क्या कोई वास्तविक ऑनलाइन समुदाय है या यदि वर्चुअल समुदाय मौजूद है। साइबरस्पेस के विचार और वास्तविक जीवन साइबरनॉट्स द्वारा आरएल के रूप में संदर्भित और वर्चुअल के बीच गलत विभाजन से उपजा है। जिंदगी साइबरस्पेस अवधारणा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी ऑनलाइन बातचीत हमारे दैनिक जीवन से अलग है। तकनीकी रूप से हम केवल एक मॉडेम और एक फोन कनेक्शन का उपयोग करके ऑनलाइन संदेश भेज रहे हैं, काफी हद तक एक टेलीफोन वार्तालाप की तरह। हम किसी फोन कॉल को अवास्तविक नहीं मानते। हम साइबरस्पेस को अलग और अवास्तविक के रूप में देखते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि इसकी जड़ें विज्ञान कथा में हैं। भविष्य की कहानियों में साइबरस्पेस एक भौतिक रूप से रहने योग्य स्थान है, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित वैकल्पिक वास्तविकता जो सीधे मस्तिष्क के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इससे शरीर और मन के बीच विभाजन पैदा होता है। साहित्य में साइबरस्पेस के विचार के अनुसार हम इंटरनेट पर संदेश भेजने के बारे में ऐसे सोचते हैं जैसे कि यह किसी विशिष्ट स्थान पर हो रहा हो। हालांकि जब हम ऑनलाइन संचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कई आयामों वाला एक स्थान। जब हम संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं और वेबसाइटों पर जाते हैं
तो यह ऐसा है जैसे शब्द और चित्र हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। इससे हमें यह एहसास होता है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ किसी प्रकार का जीवन है, लगभग जैसे कि कांच के पीछे एक भूमि है जहां कोई व्यक्ति या वस्तु हमें प्रतिक्रिया दे रही है। जैसा कि साइबरस्पेस शब्द गढ़ने वाले विज्ञान कथा लेखक विलियम गिब्सन कहते हैं, जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वे यह मानने लगते हैं कि स्क्रीन के पीछे एक वास्तविक जगह है, एक ऐसी जगह जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वह वहां है। कंप्यूटर स्क्रीन से परे अंतरिक्ष का भ्रम शायद साइबरस्पेस के वास्तविक अस्तित्व के लिए हमारे पास सबसे अच्छा और एकमात्र सबूत है। विटिल 1996। सैंडी स्टोन बताते हैं कि साहित्यिक कल्पनाओं में वर्णित साइबरस्पेस अभी तक मौजूद नहीं है। विज्ञान कथा में साइबरस्पेस एक भौतिक रूप से रहने योग्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न वैकल्पिक वास्तविकता है। लोग मस्तिष्क से सीधे संपर्क के माध्यम से इसमें प्रवेश करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी जगह है जहां पुनर्कल्पित मानव व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से अलग मौजूद है, जो सामान्य स्थान में है। साइबरस्पेस में सामान्य स्थान से भौतिकी के सामान्य नियम आवश्यक रूप से लागू नहीं होते हैं, हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ नियम अभी भी मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश चित्रणों में साइबरस्पेस कार्टेशियन ज्यामिति का अनुसरण करता है। मूल शरीर वह है जो साइबरस्पेस में पुनर्कल्पित व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है। साइबरस्पेस में सामान्य स्थान पर भौतिक शरीर के बिना कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन सामान्य स्थान और साइबरस्पेस दोनों में मृत्यु वास्तविक है। यदि कोई व्यक्ति साइबरस्पेस में मर जाता है, तो सामान्य स्थान में उसका शरीर मर जाता है, और इसके विपरीत। स्टोन 1991। हालांकि साइबरस्पेस, जैसा कि हम आज जानते हैं, एक सामाजिक वातावरण है जो संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम और गठित है। स्टोन 1991। 18.3 आभासी समुदाय को समझना। इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग में किस बिंदु पर हम आभासी समुदायों में विश्वास करते हैं? क्या वे सभी लोग जो ईमेल सूचियों पर बातचीत करते हैं, इंटरनेट रिले चैट सिस्टम और वेब आधारित बहुउपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग करते हैं, खुद को किसी प्रकार के समुदाय का हिस्सा मानते हैं जो साइबरस्पेस में मौजूद है? ऐसा संदेह है कि जब वास्तविक जीवन से कुछ मजबूत भावनात्मक और व्यावहारिक संबंध होता है, तो ऑनलाइन इंटरैक्शन सिस्टम का उपयोग करने वाले लोग किसी प्रकार के समुदाय के अस्तित्व को महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो फिर साइबरस्पेस में समुदाय क्या है? यह समुदाय किसकी कल्पना में विद्यमान है? यह वास्तविक जीवन के समुदायों से किस प्रकार भिन्न है? ऑनलाइन संस्कृति वास्तविक जीवन की संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है? 18.2 आभासी समुदाय के विभिन्न अर्थ। हॉवर्ड रेनगोल्ड को वर्चुअल कम्युनिटी के विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में यह एक बड़ी बात थी जब वर्ल्ड वाइड वेब की बदौलत इंटरनेट व्यवसायों के लिए आम होता जा रहा था। लोगों ने इसके बारे में बहुत बातें की और कई चर्चाएं और तर्क वितर्क हुए। इसे सरल रखने के लिए, एक आभासी समुदाय का अर्थ समान लक्ष्यों और रुचियों वाले लोगों का एक समूह है जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं। आभासी समुदायों के एक जाने-माने समर्थक, हॉवर्ड रेनगोल्ड, उन्हें सामाजिक समूहों के रूप में वर्णित करते हैं जो ऑनलाइन बनते हैं जब पर्याप्त लोग वास्तविक भावनाओं के साथ लंबे समय तक सार्वजनिक चर्चा करते हैं, ऑनलाइन दुनिया में व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। एक अन्य विशेषज्ञ आभासी समुदायों को सामाजिक स्थानों के रूप में परिभाषित करता है
जहां लोग अभी भी एक तरह से मिलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन इन शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। ये आभासी समुदाय उन लोगों के लिए एकत्रित होने की जगह की तरह है जो समान मान्यताओं और प्रथाओं को साझा करते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से बहुत दूर हों। संक्षेप में, साइबर स्पेस की दुनिया में स्पेस ज्ञान, सूचना और एक समुदाय की साझा मान्यताओं और प्रथाओं पर बनाया गया है जो किसी भौतिक स्थान से बंधे नहीं है। रेनगोल्ड की परिभाषा से पता चलता है कि एक आभासी समुदाय एक गांव के कुएं के आसपास इकट्ठा होने वाले लोगों के समूह की तरह है, जबकि स्टोन की परिभाषा का अर्थ है कि यह साइबर स्पेस में अपने भौतिक शरीर से परे जुड़ने वाले आत्मीय साथियों की तरह है। भले ही ये परिभाषाएं ऑनलाइन इंटरेक्शन को रोमांटिक लगती हों, लेकिन जब ऑनलाइन समुदाय का वर्णन करने की बात आती है तो ये पूरी तरह से गलत नहीं है। ऑनलाइन समुदाय की भावना पैदा करने के लिए यह बहुत अधिक मानवीय भावनाओं के साथ पर्याप्त समय तक सार्वजनिक चर्चा करने पर निर्भर करता है, जो फिर साइबर स्पेस में व्यक्तिगत संबंध बनाता है। यह साझा मान्यताओं और प्रथाओं के साथ साथ डिजिटल क्षेत्र में मिलने और बातचीत करने के अर्थ को फिर से परिभाषित करने पर भी निर्भर करता है। संक्षेप में, आभासी समुदाय सामाजिक समूह है जो इंटरनेट से उभरते हैं और सामान्य मान्यताओं और प्रथाओं को साझा करने वाले लोगों के लिए बैठक बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, जबकि ऑनलाइन व्यक्तिगत रिश्ते आमने सामने की बातचीत से भिन्न हो सकते हैं, वे वास्तविक दुनिया से पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। हम आभासी समुदाय के बारे में बहस क्यों करते हैं? शीर्षक वाले अपने लेख में नेसन वॉटसन ने आभासी समुदाय शब्द के उपयोग की आलोचना की है। उनका तर्क है कि ऑनलाइन बातचीत करने वाले लोगों के समूहों को आभासी समुदाय के रूप में लेबल करने से पता चलता है कि यह एक वास्तविक समुदाय नहीं है। उनका मानना है कि आभासी समुदाय और वास्तविक समुदाय के बीच अंतर करना अनावश्यक है। आभासी शब्द का अर्थ कुछ अवास्तविक है और ऑनलाइन समुदायों का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग इस विचार को कायम रखता है कि जो ऑनलाइन होता है वह सच्चा समुदाय नहीं है। मेरे अपने अनुभव के आधार पर ऑफलाइन व्यक्ति ऑनलाइन समुदायों को आभासी मानते हैं, जबकि उनमें सक्रिय रूप से शामिल लोग उन्हें वास्तविक मानते हैं। वॉटसन 1997-129। वॉटसन स्वीकार करते हैं कि ऑनलाइन समुदाय ऑफलाइन समुदायों से भिन्न है, लेकिन उनका मानना है कि वे अभी भी समुदाय हैं। वह इंटरनेट पर बातचीत करने वाले लोगों के लिए समुदाय के विचार का वर्णन करने या उसे नकारने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह आभासी समुदाय की अवधारणा की नील पोस्टमैन की आलोचना की पड़ताल करते हैं, जो इस विचार पर केंद्रित है कि ऑनलाइन समूह वास्तविक और आभासी के बीच विभाजन की अनुमति देते हैं। पोस्टमैन ऑनलाइन समूहों के लिए समुदाय शब्द का उपयोग करने के खिलाफ तर्क देते हैं, क्योंकि उनमें वास्तविक समुदायों में पाई जाने वाली प्रतिबद्धता का अभाव है। संक्षेप में, ऑनलाइन समुदायों में अपने सामान्य दायित्वों को पूरा न करने के उतने परिणाम नहीं होते जितने अधिकांश पारंपरिक समुदायों में होते हैं। वॉटसन 1997-122। यह दावा कि वास्तविक जीवन के समुदायों में ऑनलाइन नेटवर्क की कोई भूमिका नहीं है, बहस का विषय है। जैसा कि इस अध्याय में पहले उल्लेख किया गया है, समुदाय साझा गतिविधियों, वार्तालापों, सेटअपों और पदानुक्रमों पर निर्मित होते हैं। इंटरनेट पर आभासी समुदाय इन शक्ति संरचनाओं और विश्वास प्रणालियों से निकटता से जुड़े हुए हैं, जबकि पोस्टमैन समुदाय की अवधारणा को सम्मानजनक मानते हैं। वॉटसन ऑनलाइन समुदायों को अत्यधिक उदासीन के रूप में देखे जाने की आलोचना से असहमत है। वॉटसन का प्रस्ताव है
कि इंटरनेट का अध्ययन करने वाले विद्वानों के लिए यह जांचना कि कैसे ऑनलाइन इंटरेक्शन सामुदायिक संरचनाओं को आकार देते हैं और बदलते हैं, मूल्यवान हो सकते हैं। यह परीक्षा उन्हें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने में मदद कर सकती है। स्रोत वही अध्याय। आभासी समुदायों के बारे में वाटन की चर्चा इस चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण योगदान है कि क्या समुदाय ऑनलाइन मौजूद रह सकते हैं। उन्होंने इंटरनेट पर fish.net नामक एक समूह का अध्ययन किया और उनके शोध से इस बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई कि ऑनलाइन समुदाय कैसे बनते और संरचना करते हैं। हालांकि आभासी समुदायों और सत्ता की गतिशीलता को बदलने और लोकतंत्र में सुधार करने की उनकी क्षमता के बारे में वॉटन के आशावादी दृष्टिकोण में कुछ मुद्दे हैं। इसी प्रकार समुदाय और दायित्वों पर पोस्टमैन का दृष्टिकोण उदासीन है। व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियां सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नील पोस्टमैन ऑनलाइन समूहों का वर्णन करते समय समुदाय शब्द का उपयोग करने पर आपत्ति जताते हैं। उनका तर्क बताता है कि इंटरनेट पर चर्चा और बातचीत का हमारे वास्तविक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन समूहों में अक्सर वास्तविक समुदाय के प्रति दायित्व की भावना का अभाव होता है। वॉटसन बताते हैं कि आज के वास्तविक समुदायों में भी पोस्टमैन जिस साझा जिम्मेदारी की बात करता है वह अक्सर अनुपस्थित है। वॉटसन का तर्क है कि पोस्टमैन का काम आज के समुदाय के विचार की तुलना उन समुदायों से करता है जो 19वीं शताब्दी के दौरान लोगों के पास थे, जब कुटीर उद्योग और छोटे गांव का जीवन अधिक सामान्य था। इबिड 123। वॉटसन का तर्क है कि पोस्टमैन द्वारा समुदाय शब्द का उपयोग उदासीन है क्योंकि यह वर्तमान दुनिया का सटीक वर्णन नहीं करता है। हालांकि हम में से जो लोग ऑनलाइन प्रवासी समुदायों का हिस्सा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि समुदाय शब्द लागू होता है क्योंकि ये समूह अपने वास्तविक दुनिया के समुदायों के साथ एक सामान्य संबंध साझा करते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करते हों या नहीं। अपने घरेलू देशों या क्षेत्रों की समस्याओं से दूरी बनाने वाले विशिष्ट आभासी समुदाय बनाने के मुख्यधारा के विचार के बावजूद, इन आभासी समुदायों में सामाजिक संपर्क अभी भी वास्तविक जीवन की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से बंधे हुए हैं। आभासी समुदायों पर वॉटसन और पोस्टमैन के दृष्टिकोण आभासी और वास्तविक के बीच विभाजन को उजागर करते हैं, जो अक्सर ऑनलाइन दुनिया के यूटोपियन और डायस्टोपियन विचारों में निहित होता है। ये चर्चाएं इंटरनेट के प्रारंभिक वर्षों से चली आ रही हैं, जिससे अंतर्निहित धारणाओं का पता चलता है कि हम समुदाय को कैसे देखते हैं और नई तकनीक की शुरुआत कैसे बहस को जन्म देती है जो तकनीकी नियतिवाद के इर्दगिर्द घूमती है। इंटरनेट के व्यापक रूप से सुलभ होने के एक दशक से भी अधिक समय बाद भी ये तर्क व्यवसाय, शिक्षा, सक्रियता और गैर सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामने आते रहते हैं। व्यवहार में हम में से बहुत से लोग इस द्विआधारी भेद का सख्ती से पालन नहीं करते हैं। हम में से जो लोग एक निश्चित सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंधित हैं और जिनके पास शिक्षा, कौशल और जुड़े रहने के लिए आवश्यक सामग्री तक पहुंचने के साधन हैं, वे ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे पास वास्तव में इंटरनेट का उपयोग करने और एक्सेस करने के बारे में कोई विकल्प नहीं है। सूचना और सामाजिक स्थान ऑनलाइन। हम ऑनलाइन सामुदायिक इंटरेक्शन को सामान्य मानने लगे हैं, ठीक उसी तरह जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और सेल फोन हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। ऑनलाइन रहना भी हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गया है। उदाहरण के लिए,
मेरे पिता की पीढ़ी में जब वे मेरे बचपन के दौरान एक अलग देश प्रवासी में रहते थे, तो वे सुबह की कॉफी पीते समय रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे। आजकल हम वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से भारतीय समाचारों से ऑनलाइन जुड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के लैपटॉप का उपयोग करता है या एक साझा स्क्रीन पर एक साथ सैटेलाइट टीवी देखकर। इन सभी मामलों में जब हम ऑनलाइन नहीं होते हैं या इंटरनेट से जुड़े नहीं होते हैं, तो ऑफलाइन होने वाली हमारी सामाजिक गतिविधियां आमने सामने की बैठकों में अधिक चर्चा का कारण बनती है और भौतिक स्थानों में हमारे समुदायों को मजबूत करना जारी रखती है। यह दावा कि वास्तविक जीवन के समुदायों में ऑनलाइन नेटवर्क की कोई भूमिका नहीं है, बहस का विषय है। जैसा कि इस अध्याय में पहले उल्लेख किया गया है, समुदाय साझा गतिविधियों, वार्तालापों, सेटअपों और पदानुक्रमों पर निर्मित होते हैं। इंटरनेट पर आभासी समुदाय इन शक्ति संरचनाओं और विश्वास प्रणालियों से निकटता से जुड़े हुए हैं, जबकि पोस्टमैन समुदाय की अवधारणा को सम्मानजनक मानते हैं। वॉटसन ऑनलाइन समुदायों को अत्यधिक उदासीन के रूप में देखे जाने की आलोचना से असहमत है। वॉटसन का प्रस्ताव है कि इंटरनेट का अध्ययन करने वाले विद्वानों के लिए यह जांचना कि कैसे ऑनलाइन इंटरैक्शन सामुदायिक संरचनाओं को आकार देते हैं और बदलते हैं, मूल्यवान हो सकते हैं। यह परीक्षा उन्हें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने में मदद कर सकती है। स्रोत वही अध्याय। आभासी समुदायों के बारे में वाटन की चर्चा इस चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण योगदान है कि क्या समुदाय ऑनलाइन मौजूद रह सकते हैं। उन्होंने इंटरनेट पर fish.net नामक एक समूह का अध्ययन किया और उनके शोध से इस बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई कि ऑनलाइन समुदाय कैसे बनते और संरचना करते हैं। हालांकि आभासी समुदायों और सत्ता की गतिशीलता को बदलने और लोकतंत्र में सुधार करने की उनकी क्षमता के बारे में वॉटन के आशावादी दृष्टिकोण में कुछ मुद्दे हैं। इसी प्रकार समुदाय और दायित्वों पर पोस्टमैन का दृष्टिकोण उदासीन है। व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियां सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नील पोस्टमैन ऑनलाइन समूहों का वर्णन करते समय समुदाय शब्द का उपयोग करने पर आपत्ति जताते हैं। उनका तर्क बताता है कि इंटरनेट पर चर्चा और बातचीत का हमारे वास्तविक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन समूहों में अक्सर वास्तविक समुदाय के प्रति दायित्व की भावना का अभाव होता है। वॉटसन बताते हैं कि आज के वास्तविक समुदायों में भी पोस्टमैन जिस साझा जिम्मेदारी की बात करता है वह अक्सर अनुपस्थित है। वॉटसन का तर्क है कि पोस्टमैन का काम आज के समुदाय के विचार की तुलना उन समुदायों से करता है जो 19वीं शताब्दी के दौरान लोगों के पास थे, जब कुटीर उद्योग और छोटे गांव का जीवन अधिक सामान्य था। इबिड 123। वॉटसन का तर्क है कि पोस्टमैन द्वारा समुदाय शब्द का उपयोग उदासीन है क्योंकि यह वर्तमान दुनिया का सटीक वर्णन नहीं करता है। हालांकि हम में से जो लोग ऑनलाइन प्रवासी समुदायों का हिस्सा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि समुदाय शब्द लागू होता है क्योंकि ये समूह अपने वास्तविक दुनिया के समुदायों के साथ एक सामान्य संबंध साझा करते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करते हों या नहीं। अपने घरेलू देशों या क्षेत्रों की समस्याओं से दूरी बनाने वाले विशिष्ट आभासी समुदाय बनाने के मुख्यधारा के विचार के बावजूद, इन आभासी समुदायों में सामाजिक संपर्क अभी भी वास्तविक जीवन की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से बंधे हुए हैं। आभासी समुदायों पर वॉटसन और पोस्टमैन के दृष्टिकोण आभासी और वास्तविक के बीच विभाजन को उजागर करते हैं, जो अक्सर ऑनलाइन दुनिया के यूटोपियन और डायस्टोपियन विचारों में निहित होता है।
ये चर्चाएं इंटरनेट के प्रारंभिक वर्षों से चली आ रही हैं, जिससे अंतर्निहित धारणाओं का पता चलता है कि हम समुदाय को कैसे देखते हैं और नई तकनीक की शुरुआत कैसे बहस को जन्म देती है, जो तकनीकी नियतिवाद के इर्द गिर्द घूमती है। इंटरनेट के व्यापक रूप से सुलभ होने के एक दशक से भी अधिक समय बाद भी ये तर्क व्यवसाय, शिक्षा, सक्रियता और गैर सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामने आते रहते हैं। व्यवहार में हम में से बहुत से लोग इस द्विआधारी भेद का सख्ती से पालन नहीं करते हैं। हम में से जो लोग एक निश्चित सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंधित हैं और जिनके पास शिक्षा, कौशल और जुड़े रहने के लिए आवश्यक सामग्री तक पहुंचने के साधन हैं, वे ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे पास वास्तव में इंटरनेट का उपयोग करने और एक्सेस करने के बारे में कोई विकल्प नहीं है। सूचना और सामाजिक स्थान ऑनलाइन। हम ऑनलाइन सामुदायिक इंटरेक्शन को सामान्य मानने लगे हैं, ठीक उसी तरह जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और सेल फोन हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। ऑनलाइन रहना भी हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गया है। उदाहरण के लिए, मेरे पिता की पीढ़ी में जब वे मेरे बचपन के दौरान एक अलग देश, प्रवासी, में रहते थे, तो वे सुबह की कॉफी पीते समय रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे। आजकल हम वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से भारतीय समाचारों से ऑनलाइन जुड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के लैपटॉप का उपयोग करता है या एक साझा स्क्रीन पर एक साथ सैटेलाइट टीवी देखकर। इन सभी मामलों में जब हम ऑनलाइन नहीं होते हैं या इंटरनेट से जुड़े नहीं होते हैं, तो ऑफलाइन होने वाली हमारी सामाजिक गतिविधियां आमने सामने की बैठकों में अधिक चर्चा का कारण बनती हैं और भौतिक स्थानों में हमारे समुदायों को मजबूत करना जारी रखती है। स्वतंत्रता का जश्न और यह विचार कि इंटरनेट पर कोई सीमा नहीं है, यह सुझाव देता है कि साइबर स्पेस उन लोगों के लिए एक आदर्श दुनिया की तरह हो सकता है जिनके पास अधिक फायदे हैं, उन कठोर वास्तविकताओं से अलग जो कम भाग्यशाली लोगों को हर दिन सामना करना पड़ता है। लोग इंटरनेट को एक जादुई जगह के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं, जहां लिंग, नस्ल और अन्य चीजें जो हमें अद्वितीय बनाती है, जैसे अंतर गायब हो जाएंगे क्योंकि हम खुद को ऑनलाइन पाठ और चित्रों में बदल देंगे। यह इस विचार को चुनौती देता है कि आभासी समुदाय वास्तविक नहीं है, जो इंटरनेट के आशावादी और निराशावादी दोनों विचारों का हिस्सा है, और वे उस वास्तविक दुनिया से बहुत दूर हैं जिसमें हम रहते हैं। इस चर्चा में यह भी माना गया है कि एक समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से शुरू होता है और यह इस विचार पर आधारित है कि प्रौद्योगिकी व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करती है। हालांकि साइबर स्पेस और ऑनलाइन टूल के आशावादी और नकारात्मक विचार इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि व्यक्ति उन प्रथाओं, शक्ति संरचनाओं और वार्तालापों का हिस्सा है जो एक समुदाय को आकार देते हैं। नैन्सी बेम बताती है कि भले ही इस विषय पर शोध अधिक जटिल हो गया है, फिर भी यह धारणा बनी हुई है कि दो प्रकार के समुदाय हैं, एक जो वास्तविक है और दूसरा जो आभासी है। जब हम इंटरनेट पर गतिविधियों के बारे में बात करते हैं, तो हम अक्सर वास्तविक दुनिया और आभासी दुनिया के बीच अंतर करते हैं। डॉन स्लेटर का सुझाव है कि ऑनलाइन रिश्तों और पहचान की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें पूछना चाहिए, लोग ऑनलाइन क्या करते हैं। वह ऑनलाइन स्थानों में सामाजिक संबंधों के अधिक गहन अध्ययन का भी आह्वान करते हैं, विशेष रूप से इतिहास वाले वास्तविक सामाजिक समूहों के बीच। विशुद्ध रूप से टेक्स्ट आधारित ईमेल इंटरैक्शन और कॉफी शॉप में आमने सामने की बातचीत के बीच अंतर मौजूद होते हैं, जैसे फोन पर बात करने और व्यक्तिगत रूप से बात करने के बीच अंतर होता है।
हालांकि हम कभी यह दावा नहीं करते कि फोन पर बात करना वास्तविक नहीं है। इस बात पर बहस करने के बजाय कि क्या ऑनलाइन बातचीत वास्तविक है, अब समय आ गया है कि हम अपना ध्यान समूह मानदंडों, मानकों, संरचनाओं और परंपराओं के बारे में प्रश्नों पर केंद्रित करें जो अपनेपन या बहिष्कार की भावना को बढ़ावा देते हैं, और यह जांचने का कि ये आभासी वातावरण में कैसे प्रकट होते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच अनुमानित विभाजन को ध्यान में रखते हुए हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या होता है जब ऑनलाइन सामाजिक संपर्क ऑफलाइन दुनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। नियमित आमने-सामने संपर्क समान व्यक्तियों की आभासी बातचीत को कैसे प्रभावित करता है? बेम जैसे शोधकर्ताओं ने घनिष्ठ संबंधों का अध्ययन किया है जो आभासी सेटिंग्स में शुरू हुए और बाद में कंप्यूटर मध्यस्थ संचार के उपयोगकर्ताओं के बीच संचार के अन्य रूपों जैसे फोन कॉल या व्यक्तिगत बैठकों तक विस्तारित हुए। प्रवासी समूहों के आभासी समुदाय मूर्त और मौखिक दोनों हैं और उनके वास्तविक दुनिया के परिणाम होते हैं। वे न केवल एक ऐसी जगह के रूप में काम करते हैं जहां संस्कृति का ऑनलाइन और सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है, बल्कि सांस्कृतिक संघर्षों के लिए युद्ध के मैदान के रूप में भी काम किया जाता है। यह विचार मैरी लुइस प्रैट की प्रभावशाली पुस्तक इंपीरियल आइज, ट्रैवल राइटिंग एंड ट्रांसकल्चरेशन के काम से आया है। प्रैट एक संपर्क क्षेत्र को एक सामाजिक स्थान के रूप में वर्णित करता है जहां विभिन्न संस्कृतियां मिलती हैं, टकराती है और बातचीत करती है। अक्सर एक संस्कृति दूसरे पर हावी होती है। आगे समझाने के लिए संपर्क क्षेत्र वह स्थान है जहां औपनिवेशिक मुठभेड़ होती है। यह वह जगह है जहां भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग लोगों के समूह संपर्क में आते हैं और चल रहे रिश्ते स्थापित करते हैं, जिसमें आमतौर पर जबरदस्ती, अत्यधिक असमानता और लगातार संघर्ष शामिल होता है। यह अवधारणा मूल रूप से औपनिवेशिक मुठभेड़ों के शक्ति असंतुलन पर आधारित थी, जिसमें आमतौर पर उपनिवेश के युग के दौरान श्वेत पश्चिमी और गैर पश्चिमी संस्कृतियां शामिल थी। इसके अलावा पश्चिमी औपनिवेशिक विस्तार के दौरान दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में यूरो-अमेरिकी यात्रियों के यात्रा लेखन के प्रैट के विश्लेषण से पता चलता है कि संपर्क क्षेत्र में स्वदेशी लोगों की आवाज के लिए जगह थी। 18.1 चिंतन और क्रिया। साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि साइबर स्पेस वास्तविक हो सकता है? ऑनलाइन संचार जगत का स्थान वास्तविक भौतिक स्थान से किस प्रकार भिन्न है? साइबर स्पेस आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच की खाई को पाटना। परिचय। साइबर स्पेस 1980 के दशक में गढ़ा गया एक शब्द कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल जानकारी के विशाल, परस्पर जुड़े क्षेत्र को संदर्भित करता है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसमें इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और आभासी वातावरण शामिल है जिनका सामना हम डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करते समय करते हैं। इस प्रतिबिंब में मैं साइबर स्पेस की अवधारणा, वास्तविकता से इसके संबंध और ऑनलाइन संचार स्थानों और वास्तविक भौतिक स्थानों के बीच अंतर का पता लगाऊंगा। यह जांच करूंगा कि साइबर स्पेस आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच की खाई को कैसे पाटता है। साइबर स्पेस को समझना। साइबर स्पेस को एक आभासी क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है जो कंप्यूटरों के अंतर्संबंध और डिजिटल डेटा के प्रवाह द्वारा निर्मित होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सूचना, संचार और बातचीत भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है। साइबर स्पेस किसी विशिष्ट भौतिक स्थान तक ही सीमित नहीं है। यह नेटवर्क के एक नेटवर्क के रूप में मौजूद है जो वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों, संगठनों और उपकरणों को जोड़ता है। साइबर स्पेस की वास्तविकता। यह प्रश्न जटिल है
कि क्या साइबर स्पेस को वास्तविक माना जा सकता है। एक और यह अमूर्त है और भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है, जिससे कुछ लोगों का तर्क है कि यह पारंपरिक अर्थों में वास्तविक नहीं है। हालांकि साइबर स्पेस हमारे जीवन पर इसके प्रभाव के मामले में बहुत वास्तविक है। यह हमारी दैनिक गतिविधियों, रिश्तों और यहाँ तक कि वास्तविकता की हमारी समझ को भी प्रभावित करता है। साइबर स्पेस इस मायने में वास्तविक है कि इसके वास्तविक दुनिया के परिणाम होते हैं। साइबर स्पेस में साझा की जाने वाली बातचीत, लेनदेन और जानकारी का व्यक्तियों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन व्यवसाय वास्तविक राजस्व उत्पन्न करते हैं। सोशल मीडिया कनेक्शन से वास्तविक मित्रता हो सकती है और साइबर हमले से वास्तविक नुकसान हो सकता है। इस अर्थ में साइबर स्पेस हमारी वास्तविकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साइबर स्पेस को भौतिक स्पेस से अलग करना। ऑनलाइन संचार के स्थान और वास्तविक भौतिक स्थान के बीच अंतर को समझने के लिए कई प्रमुख पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। भौतिक बनाम डिजिटल उपस्थिति। भौतिक दुनिया में हम एक परिभाषित स्थान के साथ भौतिक संस्थाओं के रूप में मौजूद हैं। साइबर स्पेस में हमारी उपस्थिति डिजिटल है, जो उपकरणों और ऑनलाइन प्रोफाइल के माध्यम से मध्यस्थ है। हम एक साथ कई स्थानों पर मौजूद रह सकते हैं, वास्तविक समय में दुनिया भर के लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, भौतिक स्थान की सीमाओं को धुंधला कर सकते हैं। धारणा और संवेदी अनुभव। वास्तविक भौतिक स्थान में हम अपने पर्यावरण को अपनी 5 इंद्रियों दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध के माध्यम से समझते हैं। साइबर स्पेस में संवेदी अनुभव दृष्टि और ध्वनि तक सीमित है, जो स्क्रीन और स्पीकर के माध्यम से मध्यस्थ होता है। शारीरिक स्पर्श और गंध की अनुपस्थिति ऑनलाइन संचार दुनिया को बिल्कुल अलग बनाती है। भौगोलिक सीमाएं। भौतिक स्थान भौगोलिक सीमाओं से बाधित है, जबकि साइबर स्पेस इन सीमाओं से परे है। साइबर स्पेस में दुनिया के विभिन्न हिस्सों के व्यक्ति ऐसे संवाद कर सकते हैं जैसे कि वे एक ही कमरे में हों, जिससे वैश्विक कनेक्शन की सुविधा मिलती है, जो भौतिक दुनिया में चुनौतीपूर्ण होगा। अस्थायी बाधाएं। साइबर स्पेस में समय तरल है, अतुल्यकालिक संचार संदेशों और सामग्री को अनिश्चित काल तक मौजूद रहने की अनुमति देता है। इसके विपरीत, वास्तविक भौतिक स्थान वास्तविक समय में संचालित होता है और घटनाएं विशिष्ट अस्थायी सीमाओं के भीतर घटित होती है। पहचान और गुमनामी। ऑनलाइन संचार गुमनामी के स्तर और आभासी पहचान के निर्माण की अनुमति देता है, जो किसी की भौतिक पहचान से काफी भिन्न हो सकता है। वास्तविक दुनिया और आभासी व्यक्तित्व के बीच का यह अंतर दोनों स्थानों को और अलग करता है। वास्तुकला और डिजाइन। भौतिक स्थान वास्तुशिल्प और भौगोलिक विशेषताओं द्वारा बाधित होता है, जबकि ऑनलाइन संचार स्थान अलग-अलग तरीके से डिजाइन और संरचित किए जाते हैं, जो इंटरैक्शन, अनुकूलन और नेविगेशन के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं। भेद्यता और सुरक्षा। वास्तविक भौतिक स्थान और साइबर स्पेस में अलग-अलग कमजोरियां और सुरक्षा चिंताएं हैं। भौतिक दुनिया में सुरक्षा भौतिक संपत्तियों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि साइबर स्पेस में इसमें डिजिटल डेटा, गोपनीयता और ऑनलाइन पहचान की सुरक्षा शामिल है। निष्कर्ष। साइबर स्पेस एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, जो वास्तविकता और अंतरिक्ष की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। हालांकि भौतिक अर्थों में इसका अस्तित्व नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन और व्यापक दुनिया पर इसके प्रभाव के संदर्भ में यह निस्संदेह वास्तविक है। ऑनलाइन संचार स्थानों और वास्तविक भौतिक स्थानों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है,
जिसमें उपस्थिति, धारणा, भौगोलिक सीमाएं, समय, पहचान, वास्तुकला और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया में इन दो स्थानों के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही है। आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एकीकरण डिजिटल और भौतिक दोनों क्षेत्रों के साथ हमारी बातचीत को और बढ़ाता है। साइबर स्पेस के निहितार्थ और वास्तविकता से इसके संबंध को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी और संचार के उभरते परिदृश्य को देखते हैं। निष्कर्ष में, साइबर स्पेस आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो डिजिटल युग में वास्तविकता और अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में आवश्यक प्रश्न उठाते हुए कनेक्शन, अन्वेषण और नवाचार के अवसर प्रदान करता है। इग्नू के छात्रों के रूप में इन प्रतिबिंबों और कार्यों में शामिल होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका आधुनिक दुनिया की हमारी समझ और इसमें हमारी भूमिकाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 18.4 भारतीय डिजिटल प्रवासी। दुनिया भर में प्रवासी समुदायों ने विश्व स्तर पर जुड़ने और आभासी समुदाय बनाने के अवसर का उत्सुकता से स्वागत किया। मुख्य प्रश्न यह है, ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से इन कनेक्शनों को स्थापित करने और बनाए रखने के परिणाम क्या है? कौन सी सांस्कृतिक प्रथाएं कायम और फलती फूलती हैं? कौन से इतिहास और यादें संरक्षित हैं? डिजिटल प्रवासी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक अतीत और भविष्य को कैसे नया आकार देते हैं? आने वाली पीढ़ियों और उन देशों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है जिन्हें ये डिजिटल प्रवासी समुदाय अपने घर के रूप में दावा करते हैं? इसके अलावा इंटरनेट आधारित डिजिटल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध तकनीकी इंटरफेस इन पहचानों और सामुदायिक प्रथाओं के पुनरुत्पादन को कैसे प्रभावित करते हैं? बेनेडिक्ट एंडरसन ने 1991 में अपने काम इमेजिन कम्युनिटीज में प्रिंट पूंजीवाद द्वारा आकार दिए गए समुदायों की बात की थी। डिजिटल प्रवासी इस विचार के विस्तार और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूंजीवाद के बाद के जटिल तर्क को दर्शाता है, जैसा कि फ्रेडरिक जेम्सन ने सुझाया था। एल्विन टॉफलर ने भी विशिष्ट समुदायों के उद्भव की भविष्यवाणी की थी, जैसा कि हम अब डिजिटल डायस्पोरा में देखते हैं, विकसित ग्रिड के भीतर डेटाबेस, वर्गीकरण और लेबल। अमित राय ने अपने 1995 के तर्क में तर्क दिया कि अप्रवासियों और अन्य प्रवासी आबादी द्वारा बनाए गए ऑनलाइन समुदाय उनके वास्तविक जीवन समक्षों में पाए जाने वाले समान तनाव और विचारधाराओं को दोहराते हैं। वह उन्हें विपक्षी संरचनाओं के रूप में नहीं देखता है, जैसा कि कुछ लेखक साइबर स्पेस की कट्टरपंथी लोकतांत्रिक क्षमता पर चर्चा करते समय दावा करते हैं। इसके बजाय उनका सुझाव है कि इन ऑनलाइन समुदायों में हाइपरटेक्स्ट की भौतिक तार्किक संरचना स्पष्ट है। हालांकि हम सामान्य तौर पर हाइपरटेक्स्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कट्टरपंथी लोकतंत्रीकरण क्षमता पर संदेह कर सकते हैं। यह संभव है कि हाइपरटेक्स्ट का रूप विभिन्न प्रकार की पाठ्य बातचीत को सक्षम कर सकता है, कम से कम उन भाग्यशाली लोगों के लिए जिनके पास इस माध्यम तक पहुंच है। 1995 में अमित राय ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या ये ऑनलाइन स्थान वास्तव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। इंटरनेट क्या पेशकश कर सकता है, इस बारे में आशावादी चर्चा के विपरीत। उन्होंने चर्चा की कि कैसे इन स्थानों में समाज को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की क्षमता हो सकती है, लेकिन यह भी कहा कि इनका उपयोग प्रतिगामी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। क्या ऑनलाइन होने वाली चर्चाएं वास्तविक जीवन की बातचीत को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करती हैं? एक बात स्पष्ट है, ये आभासी समुदाय उन लोगों द्वारा आकार दिए जाते हैं जो उनमें भाग लेते हैं। एक ऑनलाइन समुदाय का चरित्र उसके सदस्यों और उनके द्वारा की जाने वाली बातचीत से निर्धारित होता है,
जो अक्सर वास्तविक जीवन के समुदायों की गतिशीलता को दर्शाता है। यह याद रखना आवश्यक है कि ये आभासी समुदाय भौतिक निकायों के बिना मौजूद हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी चर्चाओं के माध्यम से वास्तविक दुनिया के समाजों और काल्पनिक समुदायों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस भ्रम के बावजूद कि केवल पाठ है और इसके पीछे कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, हम सभी विशुद्ध रूप से डिजिटल प्राणी नहीं बने हैं। हम अपने शरीर से अलग नहीं हुए हैं, और यहाँ तक कि जब हम आभासी समुदायों में संलग्न होते हैं, तब भी हम संचार और शक्ति की प्रणालियों में अंतर्निहित रहते हैं, जो हम बनाते हैं और जो अभी भी प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं से प्रभावित होते हैं। संक्षेप में, हम विवेकशील विषय हैं, जिन्हें हमारे लिखित शब्दों की प्रकृति और सामग्री से पहचाना जा सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि लोग आभासी और वास्तविक समुदायों में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करते हैं। जब हम आमने सामने के बजाय ऑनलाइन पाठ के माध्यम से संवाद करते हैं, तो यह चीजों को थोड़ा भ्रमित कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड और ईमेल सूचियों पर होने वाली चर्चाएं ऑफलाइन समूहों की चर्चाओं से बहुत भिन्न नहीं हो सकती हैं, सिवाय इसके कि वे कभी-कभी कंप्यूटर स्लैंग का उपयोग करते हैं। हालांकि जिस तरह से हम बातचीत करते हैं और जो भूमिकाएं हम निभाते हैं, वे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं और ऑनलाइन अस्वीकृति या प्रतिरोध दिखाना कठिन है। आभासी समुदाय ऐसे लग सकते हैं जैसे उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन वे जिस तरह से बात करते हैं और व्यवहार करते हैं, वह अभी भी वास्तविक जीवन के समुदायों की तरह है। जब आभासी समुदाय एक विशिष्ट राष्ट्रीय, जातीय या क्षेत्रीय पहचान पर आधारित होते हैं, तो इन समुदायों का विचार इंटरनेट से परे वास्तविक जीवन में जा सकता है, और यह अन्य आभासी समुदायों के वास्तविक जीवन में फैलने के तरीके से थोड़ा अलग है। 18.5 भारतीय डिजिटल डायस्पोरा पर शोध पर एक गहन नज़र। इस भाग में हम मौजूदा साहित्य का एक संक्षिप्त सारांश प्रदान करेंगे और भारतीय डिजिटल डायस्पोरा के विषय पर आगे के शोध के लिए संभावित दिशानिर्देश सुझाएंगे। भारतीयों और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से संबंधित विषयों पर पर्याप्त मात्रा में साहित्य मौजूद है, जिसमें मुख्य रूप से विकास के नजरिए से डिजिटल क्षेत्र और डिजिटल विभाजन में भारतीयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि ये लेख डिजिटल डायस्पोरा के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश नहीं डालते हैं, फिर भी वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि डिजिटल स्थानों में भारतीय प्रवासियों का प्रतिनिधित्व कितने व्यापक रूप से किया जाता है। यह साहित्य अक्सर व्यावसायिक अनुप्रयोगों, वैश्विक व्यवसायों के लिए सॉफ्टवेयर विकास, भारतीयों के लिए IT नौकरी के अवसरों के बारे में चिंताओं और भारत से वैश्विक वाणिज्यिक केंद्रों तक पहुंचने की चुनौतियों से संबंधित है। नतीजतन, इंटरनेट स्पेस के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, साथ ही इन इंटरफेस के भीतर सूचना प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक स्पेस का डिजाइन कैसे हाशिए पर मौजूद पहचानों के उद्भव की क्षमता और सीमाओं को प्रभावित करता है, इस संदर्भ में कम खोजे गए हैं। साहित्य के अन्य निकाय भी हैं जो भारत और IT परिघटना के बीच संबंधों का पता लगाते हैं। ये लेख भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रवासी और साइबर संस्कृति के बीच संबंध बनाते हैं। वे ऑनलाइन गतिविधियों और ऑनलाइन विचार विमर्श संरचनाओं के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये चर्चाएं डिजिटल डायस्पोरा के भीतर उभरती हुई विषयवस्तुओं के इर्दगिर्द घूमती है और आवाज़हीनता, हाशिए पर पड़ी आबादी और सबाल्टर्न काउंटरस्फेयर जैसे मुद्दों को छूती है। इन विषयों को सांस्कृतिक अध्ययन, उत्तरौपनिवेशिक सिद्धांत और नारीवाद के क्षेत्र के विद्वानों द्वारा संबोधित किया जाता है।
इसलिए ऑनलाइन दक्षिण एशियाई राष्ट्रवादी पहचान निर्माण और बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसी द्वारा समर्थित आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं भारतीय डिजिटल डायस्पोरा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। जब हम भारतीय डिजिटल समुदाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अक्सर एक चुनिंदा समूह पर सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के प्रभाव को देखते हैं, जिनके पास आईटी संसाधनों तक पहुंच है और जो वैश्वीकरण से जुड़ी वर्तमान सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाओं को बनाए रखने में निवेशित है। यह सीमित परिप्रेक्ष्य हमें वैश्वीकरण के लिए आईटी के व्यापक निहितार्थों और ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में विकास और गरीबी में कमी पर इसके प्रभावों की अनदेखी करता है। उदाहरण के लिए, भारत में केवल 25% कार्यबल सेवा संबंधी नौकरियों में लगे हुए हैं और वे ही हैं जो आईटी में प्रगति से सीधे लाभान्वित होते हैं। हालांकि भारत में कई लोग अभी भी कृषि और हथकरघा बुनाई जैसी पारंपरिक आजीविका पर निर्भर हैं और इन व्यवसायों को ऑनलाइन जानकारी और डिजाइन, यदि कोई हो, के माध्यम से अपर्याप्त समर्थन मिलता है। जब हम केवल वैश्विक आईटी उद्योग की सेवा में शामिल कार्यबल के खंड को देखते हैं, तो यह शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को भारत की आईटी उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन आंकड़ों की ओर इशारा करके प्रगति का दावा करने की अनुमति देता है जो दिखाते हैं कि भारत में विकसित देशों के समान बड़ी संख्या में सूचना कार्य करता है। वे अक्सर केवल लाखों सूचना कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो ज्यादातर शहरी, शिक्षित और सिलिकॉन वैली, टोक्यो या लंदन, सिंघल और रोजर्स 2001 जैसी जीवन शैली जीने वाले हैं। जैसा कि विनय लाल बताते हैं, यह परिप्रेक्ष्य इंटरनेट अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचाता है, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्त और व्यापार की दुनिया में काम करने की स्वतंत्रता है। वे समय या स्थान की बाधा के बिना दुनिया भर में काम कर सकते हैं। साइबर स्पेस के इस समय अंतरिक्ष संपीड़न से मुख्य रूप से इन अभिजात वर्ग को लाभ होता है। लाल 1996b। इसलिए एक ऐसे दृष्टिकोण से जो पश्चिमीकृत, पितृसत्तात्मक और शहरीकृत अंतर्राष्ट्रीयवाद पर सवाल नहीं उठाता है, जो मुख्य रूप से संस्कृति और संसाधनों के मामले में विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों की सेवा करता है, ऐसा लग सकता है कि आईटी और दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, एक सीधी सफलता की कहानी है। दूसरी ओर, भारतीय डिजिटल डायस्पोरा के बारे में बहुत सारे उपलब्ध लेख इस अध्ययन पर केंद्रित हैं कि भारतीय और दक्षिण एशियाई लोग ऑनलाइन चर्चाओं में कैसे शामिल होते हैं। ये लेख विभिन्न दक्षिण एशियाई लोगों द्वारा बनाए गए ऑनलाइन समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन करते हैं, चाहे वे दक्षिण एशिया में स्थित हों या दुनिया के अन्य हिस्सों में रह रहे हों। इस साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑनलाइन पाए जाने वाले विभिन्न धार्मिक डायस्पोरा पर केंद्रित है, जिसमें ऑनलाइन हिंदू डायस्पोरा, सिख डायस्पोरा, ईलम ऑनलाइन, मुस्लिम डायस्पोरा और बहुत कुछ जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यह कार्य मूल्यवान है, ठीक उस साहित्य की तरह जो भारतीयों और आईटी उद्योग के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। लेखन के दोनों सेट हमें यह समझने में मदद करते हैं कि भारतीय डिजिटल प्रवासी खुद को कैसे व्यक्त करते हैं। हालांकि जबकि ये लेख ऑनलाइन राष्ट्रीय समुदायों में लिंग की भूमिका को पहचानते हैं, उनका प्राथमिक ध्यान मौजूदा ऑनलाइन डायस्पोरा का विश्लेषण करने पर है। इनमें से अधिकांश लेखन ऑनलाइन स्थानों को विच्छेदित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि वे लिखित पाठ थे, जिससे ऑनलाइन वातावरण को डिजाइन करने के व्यावहारिक मुद्दे पर कम ध्यान दिया जाता है। भारतीय डिजिटल डायस्पोरा पर वर्तमान शोध मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि लोग ऑनलाइन स्थानों का उपयोग कैसे करते हैं। चीजों का निर्माण पक्ष, जैसे इन डिजिटल स्थानों को डिजाइन करना और बनाना,
इंजीनियरों और विपणक जैसे विशेषज्ञों पर छोड़ दिया गया है। यह संस्कृति और अर्थशास्त्र तथा प्रौद्योगिकी और चर्चाओं के बीच विभाजन पैदा करता है। यहाँ तक कि जब लिंग या स्थान पर चर्चा की जाती है, तब भी महिलाओं और ग्रामीण आबादी को ऑनलाइन स्थानों और आईटी डिजाइन के सक्रिय रचनाकारों के रूप में शायद ही कभी देखा जाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उन लोगों के दृष्टिकोण से अधिक शोध की आवश्यकता है जो इन ऑनलाइन स्थानों का उपयोग करते हैं। संभवतः यह अध्ययन करके कि इन स्थानों को नृवंश विज्ञान जांच जैसे तरीकों के माध्यम से कैसे डिजाइन और बातचीत की जाती है। 18.6 आईसीटी राष्ट्रवाद, धार्मिक प्रवासी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, राष्ट्रवाद और धार्मिक प्रवासी वैश्वीकरण के संदर्भ में निकटता से जुड़े हुए हैं। विभिन्न तकनीकों की बदौलत दुनिया छोटी होती जा रही है, लेकिन इससे विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों के बीच टकराव भी होता है, जिसके वास्तविक दुनिया पर परिणाम हो सकते हैं। इन संघर्षों से संबंधित गतिविधियां आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण से प्रभावित होती है, जो विशिष्ट पहचान समूहों, लक्षित दर्शकों की आवश्यकता और विविध संस्कृतियों के उत्सव पर निर्भर करती है। जिहाद और अन्य धार्मिक कट्टरवाद, साथ ही राष्ट्रवाद, आधुनिक समय के धर्मयुद्ध सहित जैसे शब्द समुदायों के बारे में सोचने के तरीकों और संबंधित अवधारणाओं के उदाहरण हैं, जिनका उपयोग वर्तमान में बड़े राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। 1999 में स्पिवक के अनुसार वैश्वीकरण के साथ ठीक उसी तरह जिस तरह पूर्वी यूरोप और अन्य स्थानों में पुनर्सीमाकरण प्रक्रियाएं और जातीय राष्ट्रवाद का हालिया उदय जुड़ा हुआ है, जातीय और धार्मिक पहचान पर आधारित कट्टरवाद भी है, जो उभरते वैश्विक पुनर्गठन में भूमिका निभाते हैं। ये वैश्विक परिवर्तन लोगों के लिए जातीय और धार्मिक समुदायों को सीमाओं को पार करने के बारे में सोचना संभव बनाते हैं, जबकि यह सब उनके सामाजिक वर्ग के आधार पर वैश्विक धन तक कुछ पहुंच प्रदान करते हैं। इससे नए पदानुक्रम बनते हैं जो दुनिया के असमान विकास में योगदान करते हैं। सैडोव्स्की स्मिथ कहते हैं कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में संबंधित विचार का उपयोग वैश्वीकरण से संबंधित बड़ी राजनीतिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो आभासी समुदाय इन राष्ट्रवादी आंदोलनों को कैसे प्रभावित करते हैं? आभासी समुदाय उन लोगों के समूहों के लिए मिलन स्थल के रूप में कार्य करते हैं जो समान मान्यताओं और प्रथाओं को साझा करते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से बहुत दूर हों। प्रवासी भारतीयों में से किसी के लिए, जिसके पास अब किसी भौतिक स्थान पर कोई विशिष्ट घर नहीं है, इंटरनेट समुदाय की भावना खोजने और समान पृष्ठभूमि वाले अन्य प्रवासी सदस्यों से जुड़ने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। इन प्रवासी व्यक्तियों के लिए घर अब यादों और पुरानी यादों पर आधारित एक द्विआयामी अवधारणा है। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि ऑनलाइन दुनिया या साइबर स्पेस इन अलग-अलग दिमागों को उन लोगों से जुड़ने में मदद कर सकता है जो समान लगते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से एक डिजिटल प्रवासी पहचान का निर्माण, कंप्यूटर तक पहुंच, इन प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और उस मंच जैसे कारकों से प्रभावित होता है जहां पहचान बनती है। इसके अतिरिक्त इसमें शामिल लोगों की सामूहिक कल्पना उनकी भौतिक परिस्थितियों, सामाजिक स्थिति, संस्कृति, जातीयता, धर्म और भौगोलिक स्थिति जैसे कारकों से सीमित होती है। साइबर स्पेस में दक्षिण एशियाई समुदायों के सामाजिक, राजनीतिक और संचार पहलुओं के बारे में साहित्य का विश्लेषण कल्पित समुदाय, जिसका अर्थ है कि लोग ऑनलाइन समुदाय की कल्पना कैसे करते हैं,
और प्रवासी प्रतिसार्वजनिक जैसे विचारों का उपयोग करके इन ऑनलाइन समुदायों को समझने पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करते हैं। इस संदर्भ में उन तकनीकी और संरचनात्मक कारकों पर भी कुछ विचार किया जाना चाहिए जो इन ऑनलाइन स्थानों को आकार देते हैं। हमारे लिए किसी भी अंतर्निहित धारणा के लिए इन चर्चाओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। साहित्य अक्सर इस बात पर चर्चा करता है कि लोग आभासी स्थानों में समुदाय की भावना कैसे कल्पना करते हैं और कैसे पैदा करते हैं। कल्पना करने की यह प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर होती है, जहां लोग अक्सर एक को दूसरे में अनुवाद करके अपने व्यक्तिगत अनुभवों को व्यापक सामाजिक पहलुओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह साझा हितों, शौक, सहयोगी परियोजनाओं, पेशेवर हितों आदि के आसपास बने विभिन्न ऑनलाइन समुदायों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब हम लिस्टसर्व जैसे ऑनलाइन समुदाय में भाग लेते हैं, तो हम लिस्टसर्व एफएक्यू और सूचना पत्रक के वर्णन के आधार पर दर्शकों की कल्पना करते हैं। हम अपने साथी समुदाय के सदस्यों की एक मानसिक छवि बनाते हैं, जिससे एक प्रकार का भावनात्मक और बौद्धिक संबंध विकसित होता है। यह कल्पनाशील प्रक्रिया हमेशा हमारे वास्तविक जीवन के समुदायों या हमारे द्वारा कल्पना किए जा सकने वाले अन्य ऑनलाइन समुदायों के साथ सीधे संरेखित नहीं होती है। समुदायों के बारे में बात करते समय कल्पना करें शब्द का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। एक तरीका इस बात से जुड़ा है कि बेनेडिक्ट एंडरसन कल्पित समुदायों को कैसे परिभाषित करते हैं। इस प्रकार की कल्पना तब होती है जब राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक या प्रवासी पहचान के इर्दगिर्द आभासी समुदाय बनाए जाते हैं। आनंद मित्रा बताते हैं कि एक ऑनलाइन समूह के सदस्य उस स्थान की साझा स्मृति के आधार पर समुदाय की भावना की कल्पना करते हैं, जहां से उनमें से अधिकांश मूल रूप से आते हैं। अपने मूल घर की यह सामान्य स्मृति अपनेपन की भावना पैदा करती है। उन्हें एक नई जगह का एहसास भी होता है, जहां अपनेपन का सवाल हमेशा एक चुनौती होता है, क्योंकि उनका मूल घर अब पहुंच योग्य नहीं है। इंटरनेट एक ऐसा स्थान बन गया है जहां वे वह साथी पा सकते हैं जो उन्हें कभी अपने मूल घर में मिला था। बेनेडिक्ट एंडरसन के विचारों के आधार पर कुछ शोधकर्ता यह देखते हैं कि प्रवासी भारतीयों का ऑनलाइन प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है और साइबर स्पेस में प्रवासी लोगों के कल्पित समुदायों के बारे में बात करते हैं। जॉन एंडरसन सुझाव देते हैं कि सूचना युग में आभासी समुदाय उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि प्रारंभिक आधुनिक समय में नृवंश विज्ञानी राष्ट्रों के कल्पित समुदाय बनाने के लिए क्रेओल थे। मित्रा कल्पना और इमेजिंग की अवधारणाओं को भी जोड़ता है। वह बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक समुदाय पाठ और छवियों के माध्यम से खुद का वर्णन कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं और खुद को बाहरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। उनका मानना है कि इंटरनेट प्रवासी लोगों को भौगोलिक सीमाओं के पार समुदाय बनाने के अवसर प्रदान करता है, जो प्रवासी व्यक्तियों के जीवन के साझा अनुभवों और संबंधों पर आधारित है। जॉन एंडरसन और आनंद मित्रा अरब और भारतीय प्रवासियों पर ऑनलाइन चर्चा करते हैं। हालांकि वे हाल के वर्षों में बढ़ते कट्टरपंथी राष्ट्रवाद से जुड़े धार्मिक प्रवासियों पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जिन्हें वे अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हैं। इसके विपरीत अमित राय और विनय लाल ऑनलाइन कल्पित समुदायों की दुनिया में उतरते हैं और धार्मिक प्रवासियों, विशेष रूप से हिंदू प्रवासियों और 1992 में भारत के अयोध्या में घटनाओं के आसपास की कहानियों का पता लगाते हैं। अमित राय का उद्देश्य हिंदू धार्मिक कट्टरवाद के संदर्भ में प्रवासी जनता और प्रतिजनता की जांच करना है। वह बेनेडिक्ट एंडरसन की कल्पित समुदाय की अवधारणा का भी उपयोग करते हैं,
यह तर्क देते हुए कि इंटरनेट दक्षिण एशियाई हिंदुओं को उनकी पहचान को आकार देने और चुनौती देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये पहचान भारत के अतीत के ऐतिहासिक अनुभवों और अमेरिकी सपने से जुड़े चल रहे वादों से चिह्नित है। राय द्वारा काल्पनिक समुदाय की धारणा का उपयोग उन्हें इस बात की जांच करने के लिए प्रेरित करता है कि प्रवासी समुदाय खुद की कल्पना कैसे करते हैं और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने नियामक कल्पनाओं का निर्माण कैसे किया है। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान स्थापित ढांचे के भीतर है कि सांप्रदायिक और धार्मिक प्रवासी सहित दक्षिण एशियाई पहचान के ऑनलाइन प्रदर्शन को आकार दिया जाता है। इस प्रकार प्रवासी पहचान के ये ऑनलाइन प्रतिनिधित्व औपनिवेशिक और उत्तरौपनिवेशिक क्षेत्रों और राष्ट्रवाद से जुड़े ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रवचनों से प्रभावित है। मित्रा जैसे शोधकर्ता कल्पित समुदाय के विचार का उपयोग स्पष्ट रूप से चर्चा किए बिना करते हैं कि क्या इंटरनेट मुक्तिवादी और प्रतिवर्चस्ववादी भारतीय प्रवासी गठबंधन बना सकता है। दूसरी ओर विनय लाल साइबरस्पेस के जश्न और ऑनलाइन इमेजिनेटेड कम्युनिटीज की अवधारणा का विरोध करते हैं। वह आर्थिक वैश्वीकरण, ई-कॉमर्स और इन सामाजिक सांस्कृतिक प्रवासी साइबरस्पेस के बीच संबंधों का पता लगाना भी शुरू करता है। वह बताते हैं कि कैसे इंटरनेट अभिजात वर्ग के हित वैश्वीकरण के मौजूदा पदानुक्रम से जुड़े हुए हैं। इस वैश्विक आर्थिक संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि साइबरस्पेस दुनिया की समस्याओं को हल करने के बजाय पश्चिमी उपनिवेशवाद के अधिक चिंताजनक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ज्ञान का मानकीकरण होता है और साथ ही स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का क्षरण होता है। जिस समय अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, उस दौरान उन्होंने चीजें बनाने के पारंपरिक तरीकों को बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के साथ बदल दिया। इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मदद मिली, लेकिन भारत में लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। पारंपरिक उत्पादों ने अपना बाजार खो दिया और उन्हें बनाने वाले लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो गया। समुदाय और उत्पादन के पारंपरिक रूप पुराने हो गए और इसे पश्चिमी ज्ञानोदय के विचारों का उपयोग करके उचित ठहराया गया। इससे स्थानीय उत्पादकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। पश्चिमी ज्ञानोदय के प्रभाव से दक्षिण में सोचने और रहने के तौर तरीके पुराने जमाने के और अज्ञानपूर्ण माने जाने लगे। अब आर्थिक वैश्वीकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के उपयोग के साथ दुनिया के दक्षिणी हिस्सों में लोग भौतिक संपदा तक पहुंच सकते हैं और पश्चिमी दुनिया में शैक्षणिक और सांस्कृतिक मामलों में अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि यह पहुंच और यहाँ तक कि जीवित रहने की क्षमता भी तभी संभव है जब वे कुछ प्रकार की अज्ञानता को स्वीकार करते हैं जो सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अनुमोदित है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी आवाज खोजने, भौतिक सफलता हासिल करने या यहाँ तक कि केवल जीविकोपार्जन करने का प्रयास करते हैं। डिजिटल डायस्पोरा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक बड़े सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का हिस्सा है जो लोगों के कुछ समूहों को दुनिया में पहुंच और आवाज उठाने की अनुमति नहीं देता है। प्रवासी भारतीयों में उन महिलाओं और पुरुषों के बारे में क्या जो कंप्यूटर और इंटरनेट को अपने जीवन का एक सामान्य हिस्सा मानते हुए बड़े हुए हैं। कुछ लोग उन्हें गेमिंग पीढ़ी कहते हैं, लेकिन हम उन्हें मोबाइल गैजेट पीढ़ी कहना पसंद करते हैं क्योंकि वे अपने स्वयं के डिजिटल उपकरणों के साथ घूमते हैं। डिजिटल डायस्पोरा में ऐसे कई ऑनलाइन स्थान हैं जहां युवा पुरुष और महिलाएं जो आईपॉड रखते हैं और गेम बॉय खेलते हैं पाए जा सकते हैं। उनके कपड़े पहनने का तरीका आरामदायक है और वे शहरी लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें से कुछ स्थान इंटरनेट पर पहले की दक्षिण एशियाई पीढ़ियों के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका पर केंद्रित नहीं है।
उदाहरण के लिए लाइव जर्नल और ऑनलाइन जर्नल समुदाय जैसी जगहें हैं जहां लोग अक्सर छद्म नामों के पीछे छिपते हैं। इन स्थानों में दक्षिण एशियाई कामुकता की धारणाएं सीमाओं से परे हैं क्योंकि वे बॉलीवुड आइकन से प्रभावित हैं। इन समुदायों में लिंग और पहचान की खोज जारी है, जिससे बॉलीवुड सितारों की विशिष्ट प्रशंसा और अपरंपरागत आनंद के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। साथ ही यह भ्रम भी पैदा हो रहा है कि ये व्यक्ति कहाँ स्थित है, क्योंकि वे काम, मौजमस्ती और अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोस्तों के बीच स्विच करते हैं। उनके लिए ऑनलाइन रहना फोन पर रहने जितना ही सामान्य है। वास्तव में इस पीढ़ी के लिए टेलीफोन भी डिजिटल कनेक्शन का एक साधन है क्योंकि वे लगातार टेक्स्ट संदेश भेजते हैं, रिंगटोन, चित्र और वीडियो डाउनलोड और साझा करते हैं। डिजिटल डायस्पोरा में युवा दक्षिण एशियाई लोगों का यह चुनिंदा समूह अच्छी तरह से शिक्षित और सामाजिक रूप से अनुकूलनीय है। वे ओपन सोर्स डेवलपर्स के ऑनलाइन समुदायों के साथ साथ बॉलीवुड और टॉलीवुड को समर्पित प्रशंसक समूहों में भी शामिल है। इसलिए भारतीय डिजिटल प्रवासी विशिष्ट बने हुए हैं। जिनके पास अधिक संसाधन है, उनके पास कई विशेषाधिकारों का आनंद लेने की क्षमता है। यह स्पष्ट है कि डिजिटल डायस्पोरा में मोबाइल पीढ़ी की दैनिक गतिविधियों में दुनिया के आर्थिक रूप से वंचित हिस्सों में रहने वाले लोगों की तुलना में एक अलग तरह की समस्या समाधान शामिल है। इसलिए भले ही आभासी और वास्तविक के बीच अंतर प्रासंगिक नहीं है, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो लोग मोबाइल हैं और जो नहीं है, उनके बीच महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं हैं। 18.8 निष्कर्ष। आज की वैश्वीकृत दुनिया में लोगों को जोड़ने के लिए डिजिटल और दूरसंचार प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं, और यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि क्या ऑनलाइन दुनिया में आभासी समुदाय है। इन विचारों और संबंधित प्रश्नों का पता लगाने के लिए हमने सोचा कि साइबर स्पेस और आभासी समुदायों जैसी अवधारणाओं के बारे में गहन चर्चा करना सहायक होगा। आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए हमने इस विषय पर मौजूदा साहित्य का एक सिंहावलोकन भी प्रदान किया है। हमारा ध्यान इस बात पर भी था कि प्रवासी जुड़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं और ये कनेक्शन क्या दर्शाते हैं। इस खंड में हमने विश्लेषण किया कि कैसे प्रवासी भारतीय एकजुट हुए, एक बड़ी हिंदू परंपरा का हिस्सा महसूस किया और राजनीतिक कार्यों में संलग्न हुए। हमने इस बात पर भी गौर किया कि कैसे इंटरनेट संचार उपयोगकर्ताओं को गुमनामी बनाए रखने की अनुमति देता है, जिससे वे नकली पहचान के पीछे छिपकर अपनी कल्पनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं, खासकर नई पीढ़ी के बीच। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि साइबर स्पेस और डिजिटल संचार पदानुक्रम, मतभेद और असमानता के मुद्दों से मुक्त नहीं है। इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित है, और वैश्वीकरण की व्यापक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में यह ज्ञान को मानकीकृत करता है। चिंतन और कार्रवाई 18.2। भारतीय डायस्पोरा के लिए गूगल पर खोज करें। अपनी रुचि के आधार पर 5 वेबसाइटें चुनें। वर्णन करें कि किस कारण से आपने इन वेबसाइटों को चुना। क्या और कैसे दर्शाया जा रहा है, यह देखने के लिए वेबसाइटों की सावधानीपूर्वक जांच करें। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक वेबसाइट किन दर्शकों को लक्षित कर रही है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या वेबसाइट की सामग्री और रूप उन दर्शकों के लिए सुलभ है जिन्हें वे लक्षित करने का दावा करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? लिंग, जाति और वर्ग प्रतिनिधित्व के संबंध में छवियों का विश्लेषण करें। इन सब पर 1000 शब्दों के निबंध में चर्चा करें। वेबसाइट और छवियों का प्रिंट आउट लें और परिशिष्ट के रूप में संलग्न करें।
भारत में इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में मुझे भारतीय प्रवासियों के लिए एक वेब खोज करने और मेरी रुचि बढ़ाने वाली 5 वेबसाइटों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है। इस असाइनमेंट का उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों का पता लगाना, उनकी सामग्री, लक्षित दर्शकों, पहुंच का विश्लेषण करना और इन वेबसाइटों पर प्रस्तुत छवियों के माध्यम से लिंग, जाति और वर्ग के प्रतिनिधित्व में तल्लीन करना है। मैं प्रत्येक वेबसाइट को चुनने के कारणों का वर्णन करूंगा और इस 1000 शब्दों के निबंध में एक विश्लेषण प्रदान करूंगा। वेबसाइट 1, भारतीय प्रवासी मामले। मेरी पहली पसंद आधिकारिक सरकारी वेबसाइट थी, द इंडियन डायस्पोरा अफेयर्स। मैंने इस वेबसाइट को इसलिए चुना क्योंकि यह भारतीय प्रवासी मुद्दों का एक आधिकारिक और व्यापक अवलोकन प्रदान करने की संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेबसाइट विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय प्रवासी मामलों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों दोनों को लक्षित कर रही है। सामग्री जानकारीपूर्ण और संरचित थी, जिससे यह अपने इच्छित दर्शकों के लिए सुलभ हो गई। इस वेबसाइट की छवियां भारतीय प्रवासियों के एक विविध वर्ग का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती हैं, जिनमें विदेशों में पेशेवर, छात्र और श्रमिक शामिल हैं। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक था कि सरकार का दृष्टिकोण प्रवासी भारतीयों के सभी व्यक्तियों के अनुभवों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। वेबसाइट 2, दक्षिण एशियाई प्रवासी यूसीएलए एशियाई अमेरिकी अध्ययन केंद्र। मैंने यूसीएलए एशियाई अमेरिकी अध्ययन केंद्र से दक्षिण एशियाई डायस्पोरा वेबसाइट का चयन किया क्योंकि यह व्यापक दक्षिण एशियाई संदर्भ पर केंद्रित है, जो तुलनात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। यह वेबसाइट दक्षिण एशियाई डायस्पोरा पर अकादमिक शोध में रुचि रखने वाले छात्रों, विद्वानों और व्यक्तियों को लक्षित करती प्रतीत होती है। सामग्री सुव्यवस्थित थी, लेकिन इसकी अकादमिक प्रकृति के कारण आम जनता के लिए इसे समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस वेबसाइट की छवियों में विभिन्न दक्षिण एशियाई समुदायों का प्रतिनिधित्व शामिल था, और हालांकि वे विविध प्रतीत होते थे, लेकिन ध्यान केवल भारतीय प्रवासी पर नहीं था। वेबसाइट 3, अनिवासी भारतीय एनआरआई ऑनलाइन। एनआरआई ऑनलाइन ने मेरा ध्यान खींचा क्योंकि यह विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों एनआरआई को सेवा प्रदान करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वेबसाइट जानकारी, सेवाओं और अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ाव की भावना चाहने वाले एनआरआई को लक्षित करती है। सामग्री सुलभ थी, जो एनआरआई चिंताओं पर केंद्रित थी, लेकिन इसमें भारतीय प्रवासियों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य का अभाव हो सकता है। छवियों में मुख्य रूप से संपन्न एनआरआई शामिल है, जो संभावित रूप से भारतीय प्रवासी के सामाजिक-आर्थिक वर्ग के बारे में रूढ़िवादिता को मजबूत कर सकते हैं। वेबसाइट 4, द इंडियन डायस्पोरा ऑक्सफोर्ड रिसर्च इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने इसकी अकादमिक विश्वसनीयता और संचार पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑक्सफोर्ड रिसर्च इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन से इंडियन डायस्पोरा पृष्ठ को चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि वेबसाइट संचार अध्ययन के क्षेत्र में विद्वानों और शोधकर्ताओं को लक्षित करती है। सामग्री विद्वतापूर्ण और अच्छी तरह से संरचित थी, जिसे समझना आम दर्शकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस वेबसाइट की छवियों में मुख्य रूप से अकादमिक कार्यक्रम और सम्मेलन शामिल हैं, जो साइट के अकादमिक अभिविन्यास को दर्शाते हैं। वेबसाइट 5, बॉलीवुड और परे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन। मेरी अंतिम पसंद स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन का बॉलीवुड एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी पृष्ठ था, जो बॉलीवुड और भारतीय लोकप्रिय संस्कृति की वैश्विक पहुंच की जांच करता है। मैंने इस वेबसाइट को इसलिए चुना क्योंकि यह पता लगाती है कि कैसे भारतीय संस्कृति विश्व स्तर पर फैलती है
और भारतीय प्रवासियों को प्रभावित करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेबसाइट संस्कृति और फिल्म में रुचि रखने वाले विविध दर्शकों को लक्षित करती है। मल्टीमीडिया तत्वों के साथ सामग्री आकर्षक थी, जिससे यह व्यापक दर्शकों तक पहुंच योग्य थी। छवियों में विभिन्न देशों में बॉलीवुड के प्रभाव को दर्शाया गया है, जो भारतीय डायस्पोरा के भीतर सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। विश्लेषण: इन वेबसाइटों की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वेबसाइट के विशिष्ट लक्ष्य और लक्षित दर्शक थे। सरकार की भारतीय प्रवासी मामले वेबसाइट NRI और PIO भारतीय मूल के व्यक्तियों को जानकारी और सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। इसने भारतीय प्रवासियों का विविध प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। हालांकि एक सरकारी वेबसाइट के रूप में इसका दृष्टिकोण कुछ हद तक पक्षपाती हो सकता है। UCLA साउथ एशियन डायस्पोरा वेबसाइट का उद्देश्य अनुसंधान और विद्वतापूर्ण चर्चाओं पर जोर देते हुए अकादमिक दर्शकों की जरूरतों को पूरा करना है। इसकी समावेशिता भारतीय डायस्पोरा से आगे तक फैली हुई है, जो व्यापक दक्षिण एशियाई संदर्भ को दर्शाती है। NRI ऑनलाइन मुख्य रूप से अनिवासी भारतीयों को लक्षित करता है, जो उनके जीवन से संबंधित व्यावहारिक जानकारी और संसाधन प्रदान करता है। अपने दर्शकों के लिए सुलभ होते हुए भी यह भारतीय डायस्पोरा का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं कर सकता है। ऑक्सफोर्ड रिसर्च इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन का इंडियन डायस्पोरा पृष्ठ संचार विद्वानों और शोधकर्ताओं पर केंद्रित था। इसकी सामग्री अकादमिक रूप से कठोर थी, जिससे यह आम जनता के लिए कम सुलभ थी। स्मिथसोनियन की बॉलीवुड एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड के वैश्विक प्रभाव पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासी अनुभवों की समृद्ध टेपेस्ट्री प्रस्तुत करते हुए संस्कृति और मनोरंजन में रुचि रखने वाले विविध दर्शकों को शामिल करना था। पहुंच के संबंध में सरकार की वेबसाइट और स्मिथसोनियन प्रदर्शनी अच्छी तरह से संरचित सामग्री और आकर्षक डिजाइन के साथ सबसे अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल थे। अकादमिक वेबसाइटें जैसे कि UCLA और ऑक्सफोर्ड साइटें अपनी विद्वतापूर्ण प्रकृति के कारण आम दर्शकों के लिए कम सुलभ थी। लिंग, जाति और वर्ग प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ये सभी वेबसाइटों पर भिन्न भिन्न थे। सरकार की वेबसाइट ने भारतीय प्रवासियों का काफी विविध प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है, लेकिन इसका झुकाव सफलता की कहानियों और पेशेवरों को प्रदर्शित करने की ओर हो सकता है। NRI ऑनलाइन मुख्य रूप से प्रवासी भारतीयों के एक संपन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है, जो NRI के आर्थिक वर्ग के बारे में रूढ़िवादिता को मजबूत कर सकता है। शैक्षणिक वेबसाइटें मुख्य रूप से विद्वतापूर्ण सामग्री पर केंद्रित थी, जिनमें भारतीय डायस्पोरा की सामाजिक जनसांख्यिकीय विविधता को चित्रित करने पर कम जोर दिया गया था। स्मिथसोनियन प्रदर्शनी ने डायस्पोरा के भीतर अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व किया, जो विशिष्ट लिंग, जाति या वर्ग के दृष्टिकोण के बजाय सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। अंत में 5 चयनित वेबसाइटों ने भारतीय डायस्पोरा पर विविध प्रकार की जानकारी और दृष्टिकोण प्रदान किए। प्रत्येक ने पहुंच और प्रतिनिधित्व की अलग-अलग डिग्री के साथ विशिष्ट दर्शकों को पूरा किया। एक इग्नू छात्र के रूप में इस अभ्यास ने मुझे भारतीय डायस्पोरा की जटिलता और विविधता का पता लगाने की अनुमति दी, यह समझने के लिए कि विभिन्न मंच इस वैश्विक समुदाय का प्रतिनिधित्व और सेवा कैसे करते हैं। इसने किसी भी विषय वस्तु की अधिक व्यापक समझ के लिए ऑनलाइन स्रोतों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।